हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर शैलेंद्र चौधरी वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट में कैपिटल बजटिंग या फाइनेंशियल एनालिसिस यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आएंगे, जो 2023 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। बेसिक और डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। अगर आप वो सॉल्व करेंगे तो उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको वो प्लेलिस्ट में इजी क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो उससे आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी और आप बजटिंग के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स लिमिटेड आपके पास एक कंपनी है और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एक कैपिटल प्रोजेक्ट का क्या करना चाहता है, इवेल्युएशन करना चाहता है, जिसकी जो डिटेल्स है वो आपके पास गिवन है। तो जो एनुअल कॉस्ट सेविंग है वो कितनी है, 40,000। यूजफुल लाइफ जो देके रखा है वो गिवन है 4 इयर्स का। आईआरआर आपके पास गिवन है 15% का और जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स गिवन है वो गिवन है 1.064। हमको कैलकुलेट करने का बोला है एनपीवी, इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके बाद पूछा है हमसे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और इसके बाद हमसे पूछा है पेबैक पीरियड। इसके बाद सेल्वेज वैल्यू को हमें 0 कंसीडर करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्काउंटेड फैक्टर्स की टेबल गिवन है 4 इयर्स के लिए। इसी के साथ हर डिस्काउंटिंग फैक्टर पे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसका आपके पास टोटल भी गिवन है 4 इयर्स के लिए। आई होप यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम सॉल्यूशन के लिए आएंगे। तो आपसे यहाँ पे 4 चीजें कैलकुलेट करने की बोली है, हम वो सॉल्यूशन पे आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालने के लिए जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के लिए कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पे जो टाइटल लिख लिया वो मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये हम कैलकुलेशन के लिए जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे आईआरआर के बेसिस पे। अब जो आईआरआर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये वो रेट रहेगा जिस रेट पे जो आपका एनपीवी है वो क्या होगा, 0। तो पहला वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या होगी कि एनपीवी होगा 0। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो ये होगी कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है ये यहाँ पे बराबर होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होगी वो किसके बराबर होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में आपके पास एनुअल सेविंग गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे। अब ये कैसे निकालोगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एनुअल कैश इनफ्लो लिखते हैं। तो ये जो आपके पास सेविंग गिवन है, ये सेविंग बेसिकली आपके पास क्या होने वाला है, कैश इनफ्लो, क्योंकि वो हम लोग बचा रहे हैं। तो ये जो 40,000 है ये आपके पास क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का फॉर्मूला क्या होगा, एनुअल कैश इनफ्लो, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का। तो टोटल आप क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। जो एनुअल कैश इनफ्लो है या जो सेविंग है वो आपके पास कितने की है, 40,000 की। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 40,000। अब देखिए 15% पे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल है वो कितना है, 2.855। तो यहाँ पे क्या होगा, 2.855। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 40,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2.855 का। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1,14,200। तो यहाँ पे आईआरआर के केस में जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गई है वो कितनी आ गई है, 1,14,200। जैसे आपको ऊपर बताया था कि आईआरआर के केस में जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। तो यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी हो गई है, 1,14,000, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाएगी वो भी कितना हो जाएगा, 1,14,200। तो ये आपने क्या निकाल ली है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल ली है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये जो होगा ये क्या होगा आपके लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग 15% पे एनपीवी भी निकाल लेते हैं। तो एनपीवी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1,14,200 में से
1,14,000 का 1,14,200 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो एनपीवी कितनी हो जाएगी आपके पास 0। जैसा आपको ऊपर बताया था कि आईआरआर के केस में जो एनपीवी होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का जो कैलकुलेशन करना था वो हमने कर लिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकाल दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो होगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो जब एनपीवी का कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे सब्ट्रैक्शन होता है। जब आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए आएंगे तो वहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में डिवाइड कर देंगे आप किसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू देके रखी है वो कितना देके रखा है, 1.064। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1.064। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे कैच है, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा वो ये होगा कि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की जगह पे हम लोग क्या लिख लें, 1,14,200 लिख लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने कैश इनफ्लो कैलकुलेट किया था ये आपने किसके केस में किया था, आईआरआर के केस में। और आईआरआर की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको एफएम पढ़ाते समय, कि इट इज द मिनिमम रेट एट विच ऑल द कैश इनफ्लोज आर री इन्वेस्टेड। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आउटफ्लो को ट्रेड ऑफ करने के लिए जो आप रिटर्न एक्सपेक्टेड करते हैं वो क्या होगा, आईआरआर। बट हमें जो एक्चुअल में इनफ्लो चाहिए वो क्या चाहिए, प्रॉफिट वाला चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और अपॉन में जो आउटफ्लो है उसकी प्लेस पे कितना आ जाएगा, 1,14,200। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के लिए इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहां पे क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू 1.064 मल्टीप्लाई बाय 1,14,200। तो यहां पे अब हम मल्टीप्लाई करने के लिए चले जाएंगे। तो 1,14,200 में 1.064 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 12150। और यहां पे मैंने क्या कर दिया है, 9 लिख दिया है राउंड अप करके। तो यहां पे जो इनफ्लो आ गया है वो मेरे पास कितना आ गया है, 121,509। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा पर ईयर का कैश इनफ्लो है उसका क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हमने किस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मल्टीप्लाई किया है जिससे हमारे पास ये इनफ्लो बना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 40,000 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 1,21,509 में हमने डिवाइड कर दिया 40,000 का। तो जो हमारे पास आंसर आया है वो कितना आया है, 3.038। तो मेरे पास जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, 3.038। तो देखिए अब यहाँ पे जो आपके पास टेबल गिवन है, यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर ये वाला मिल रहा है क्या आपको। तो यहाँ पे आपने देखा नंबर आपको मिल गया 3.038। और ये जो 3.038 है ये किस डिस्काउंटिंग फैक्टर में आ रहा है, 12% पे। इसका मतलब है कि ये वाले क्वेश्चन के लिए जो आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया है वो कितना आ गया है, 12%। तो यहां पे आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया जो कितना आ गया था आपके पास, 12%। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये जो हमारे आंसर है इसको मैं दूसरे पेन से भी क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे हमें डेटा मिल जाए जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग फर्दर सॉल्यूशन पे आते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एनपीवी निकालने के लिए आ जाएंगे और इसके बाद पेबैक पीरियड का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये मैं रेस कर देता हूँ। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे एनपीवी के कैलकुलेशन के लिए आ जाते हैं। तो जो एनपीवी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया वो कितना आ गया, 121,509। इसमें से जो मेरा आउटफ्लो है वो कितना है, 1,14,200। जब हमने सब्ट्रैक्शन किया
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 121,509 माइनस हो जाएगा 11,4200। तो जो हमारे पास आंसर आया है वो कितना आया है 7309, और ये आपके पास क्या आ गया है एनपीवी आ गया है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने एनपीवी का भी कैलकुलेशन कर लिया है, जो कितना आ गया है 7309। तो अब हमारे पास एनपीवी का भी कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पेबैक पीरियड निकालने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन फॉर पेबैक पीरियड, ऊपर भी लिख दीजिएगा कैलकुलेशन फॉर एनपीवी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन फॉर पेबैक पीरियड। तो जैसा आपको फॉर्मूला बताया था, जब हमारे पास इवन कैश फ्लो होता है, इवन कैश फ्लो का मतलब है जब हमारे पास एक तरह का कैश फ्लो होगा, तब जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास इनिशियल आउटफ्लो, यहां पे होगा इनिशियल आउटफ्लो, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एनुअल कैश फ्लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनुअल कैश इनफ्लो। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप जब आपके पास इवन कैश फ्लो होते हैं। तो यहाँ पे 40,000 पर ईयर देके रखा था, तो चारों साल तक हम कंसीडर करेंगे कि सेम ही हमारे पास इनफ्लो होने वाला है। तो जो इनिशियल आउटफ्लो था वो कितने का था, 1,14,200। इसके बाद जो एनुअल कैश इनफ्लो था वो कितने का था, 40,000 का। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आ गए, जब आप 1,14,200 में डिवाइड करते हैं 40,000 का, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 2.855। आंसर ये भी सही है, बट जो और बेहतर तरीका होगा वो क्या होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट आपके पास किसका हो गया है, ईयर का, और जो ये वाला पार्ट है वो किसका है, मंथ का। तो मंथ की कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास जो यहाँ पे पे बैक पीरियड होगा वो क्या होगा, तो ये हुआ पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू, जो 2 कंप्लीट था उसे तो हम सीधे सीधे क्या लिख लेंगे, ईयर्स। तो ये क्या हो गया आपके पास 2 ईयर्स। इसके बाद 0.855 में मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का। 12 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 10.26 मंथ्स। तो ये आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो यहाँ पे आपने पेबैक पीरियड भी निकाल दिया है, जो कितना आ गया है, 2 ईयर्स 10.26 मंथ्स। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में भी शायद लोगों ने पढ़ाया है। ध्यान रखिएगा, तो बहुत सारे लोगों ने गलत तरह से सॉल्व किया है। जो इसका लॉजिकल सॉल्यूशन होगा वो यही होगा, और आपको इसी तरह से सॉल्यूशन करना चाहिए। अगर आपको लगता है आपको किसी और तरह से करना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।